नमस्कार। स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर, जहां हम कानून को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे कोर्ट समन क्या होता है और जब आपको समन मिले तो क्या करना चाहिए। कोर्ट समन एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो आपको कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश देता है। यह समन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 के तहत जारी किया जाता है, जो वर्ष 1973 में लागू हुई थी। समन हमेशा लिखित रूप में होता है, जिस पर न्यायाधीश का हस्ताक्षर और कोर्ट की मुहर होती है। यह समन आपको डाक द्वारा या कभी-कभी पुलिस अधिकारी के माध्यम से भी मिल सकता है। इसका उद्देश्य है आपको सूचित करना कि कोर्ट में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। समन में तारीख, समय, कोर्ट का नाम और केस नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है, जिससे हर नागरिक को न्याय मिलने का अवसर मिलता है। अगर आपको समन मिला है तो घबराएं नहीं, समझदारी से कदम उठाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समन को कैसे पढ़ें, कैसे समझें और कैसे जवाब दें। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को आम जनता तक सरल और स्पष्ट रूप में पहुंचाना। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। समन की परिभाषा और उसकी बारीकियों से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, समन की परिभाषा। अब हम समझते हैं कि कोर्ट समन की परिभाषा क्या है। कोर्ट समन एक आधिकारिक आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बाध्य करता है। यह आदेश आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जब उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति न्यायिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। समन में स्पष्ट रूप से उपस्थिति की तारीख और समय लिखा होता है ताकि व्यक्ति समय पर कोर्ट पहुंच सके। यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 हैक के अंतर्गत आती है, जो वर्ष 1973 में लागू हुई थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 323 के तहत चोट पहुंचाने का आरोप है, तो कोर्ट उसे समन भेज सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति आईपीसी 268 के तहत सार्वजनिक उपद्रव करता है, तो भी समन जारी किया जा सकता है। समन का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी बाध्यता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह दस्तावेज व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित होती है। समन मिलने पर व्यक्ति को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए। इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। स्टेट वी रामलाल 1982, जिसमें समन की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समन तभी वैध होता है जब वह विधिवत हस्ताक्षरित और समयबद्ध हो। इसलिए समन को हल्के में न लें। यह आपके खिलाफ चल रही प्रक्रिया का पहला संकेत हो सकता है। अब जब हमने समन की परिभाषा समझ ली है, तो अगला विषय है समन कैसे भेजा जाता है। चलिए बढ़ते हैं कि कोर्ट समन भेजा कैसे जाता है। कोर्ट समन एक कानूनी दस्तावेज है जिसे विधिवत तरीके से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। सबसे सामान्य तरीका है डाक द्वारा समन भेजना, जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट का उपयोग होता है। दूसरा तरीका है पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा, जहां पुलिस समन लेकर सीधे व्यक्ति के पते पर जाती है। कभी कभी कोर्ट कर्मचारी या प्रक्रिया सर्वर भी समन की सेवा करते हैं, विशेषकर जब पुलिस उपलब्ध न हो। यह पूरी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62, 1973 के तहत संचालित होती है, जो समन की सेवा के नियम तय करती है। समन की 2 प्रतियां होती है, एक व्यक्ति को दी जाती है और दूसरी पर हस्ताक्षर लेकर कोर्ट में जमा की जाती है। समन पर न्यायाधीश का हस्ताक्षर और कोर्ट की मुहर होना अनिवार्य है, जिससे उसकी वैधता सुनिश्चित होती है। अगर समन सही तरीके से नहीं भेजा गया हो, तो आरोपी इसे चुनौती दे सकता है, जिससे केस की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए समन की सेवा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे कानून के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए। अगर समन प्राप्त नहीं होता, तो कोर्ट वारंट जारी कर सकती है, जिससे व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव हो जाती है। इसलिए समन मिलने पर उसे गंभीरता से लें और समय पर जवाब दें। अब जब हमने समन की सेवा प्रक्रिया समझ ली है, तो अगला विषय है समन को कैसे पढ़ें और समझें। चलिए बढ़ते हैं। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें
ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब बात करते हैं कि जब आपको कोर्ट समन मिले तो उसे कैसे पढ़ें और समझें। सबसे पहले समन पर लिखा आपका नाम और पता ध्यान से जांचें, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं। फिर देखें कि कोर्ट में उपस्थित होने की तारीख और समय क्या निर्धारित किया गया है। समन में जिस कोर्ट का नाम लिखा है वह भी पढ़े, कभी कभी स्थान भ्रमित कर सकता है। इसके बाद केस नंबर नोट करें, जिससे आप अपने वकील को पूरी जानकारी दे सकें। समन में लिखा आरोप का सारांश पढ़े, यह बताएगा कि आप पर किस अपराध का संदेह है। अगर समन में कोई अस्पष्टता हो तो तुरंत किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें। यह सब जानकारी आपको केस की गंभीरता और आपकी भूमिका को समझने में मदद करेगी। समन को पढ़ते समय शांत रहें और हर विवरण को ध्यान से समझें। यह आपकी कानूनी सुरक्षा का पहला कदम है। इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, किशन सिंह वी स्टेट 1996, जिसमें समन की भाषा और स्पष्टता पर सवाल उठे थे। कोर्ट ने कहा कि समन में स्पष्ट और सटीक जानकारी होना अनिवार्य है ताकि व्यक्ति अपनी तैयारी कर सके। इसलिए समन को केवल एक कागज न समझें, यह आपके खिलाफ चल रही प्रक्रिया का प्रवेश द्वार है। समन को पढ़ने के बाद अगला कदम है उसकी सामग्री को समझना, क्या क्या बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं समन की सामग्री की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब बात करते हैं कि एक वैध कोर्ट समन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। सबसे पहले समन एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। मौखिक आदेश समन नहीं कहलाता। इस पर न्यायाधीश का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जिससे इसकी वैधता प्रमाणित होती है। साथ ही समन पर कोर्ट की मुहर भी होनी चाहिए। यह दर्शाता है कि समन आधिकारिक रूप से जारी हुआ है। समन में स्पष्ट रूप से तारीख और समय लिखा होना चाहिए ताकि व्यक्ति समय पर कोर्ट पहुंच सके। इसके अलावा समन में आरोप का सारांश भी होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को पता चले कि उसे किस कारण बुलाया गया है। कोर्ट का नाम और स्थान, केस नंबर और संबंधित धारा भी समन में स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। यह सभी तत्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 और 204 के अंतर्गत आते हैं, जो समन की संरचना को परिभाषित करते हैं। अगर इनमें से कोई भी जानकारी गायब है तो समन को चुनौती दी जा सकती है, जिससे केस की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर समन में तारीख नहीं है तो व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने की बाध्यता स्पष्ट नहीं होती। इसलिए समन को ध्यान से पढ़ें और उसके सभी तत्वों की पुष्टि करें। अगर कोई त्रुटि हो तो तुरंत अपने वकील से संपर्क करें और कानूनी सलाह लें। समन की सामग्री जितनी स्पष्ट होगी, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी। अब जब हमने समन की संरचना समझ ली है तो अगला विषय है समन क्यों मिलता है और किन परिस्थितियों में। चलिए बढ़ते हैं समन क्यों मिलता है की ओर। अब जानते हैं कि किसी व्यक्ति को कोर्ट समन क्यों मिलता है। जब किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और कोर्ट को लगता है कि मामला सुनवाई योग्य है तो समन जारी किया जाता है। अक्सर यह प्रक्रिया एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होती है, जब पुलिस जांच पूरी कर लेती है और कोर्ट को रिपोर्ट भेजती है। अगर आरोप भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आते हैं तो कोर्ट व्यक्ति को समन भेजकर उपस्थित होने का आदेश देती है। उदाहरण के लिए, आईपीसी 352 के तहत अगर किसी ने साधारण हमला किया है तो कोर्ट समन जारी कर सकती है, या फिर आईपीसी 406 के तहत अगर विश्वासघात हुआ है, जैसे किसी ने अमानत में खयानत की हो, तो भी समन भेजा जा सकता है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 204 और 251 के अंतर्गत आती है, जो कोर्ट को समन जारी करने का अधिकार देती है। समन मिलने का मतलब है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि मामला सुनवाई योग्य है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करना है ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपनी बात रखने का। इसलिए इसे गंभीरता से लें। इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, स्टेट वी रमेश 2001, जिसमें आईपीसी 406 के तहत समन जारी हुआ था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समन तभी वैध होता है जब शिकायत में पर्याप्त आधार हो। इसलिए अगर आपको समन मिला है तो समझें कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, नॉट अ पनिशमेंट,
but a summons to justice. अब जब हमने समन मिलने के कारण समझ लिए हैं, तो अगला विषय है किन परिस्थितियों में समन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं। समन कब मिलता है की ओर। अब जानते हैं कि कोर्ट समन किन परिस्थितियों में मिलता है। सबसे पहले, जब किसी केस का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में हो जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सुनवाई योग्य है। अगर मजिस्ट्रेट को शिकायत या पुलिस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया सबूत मिलते हैं, तो वे समन जारी कर सकते हैं। विशेष रूप से तब जब आरोप गंभीर प्रकृति के हो, जैसे धोखाधड़ी, चोरी या हमला। गवाहों के प्रारंभिक बयान भी समन जारी करने में भूमिका निभाते हैं। अगर बयान मजबूत हो तो कोर्ट समन भेजती है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 204 और 251 के अंतर्गत आती है, जो मजिस्ट्रेट को समन जारी करने का अधिकार देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पर आईपीसी 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप है, तो कोर्ट समन भेज सकती है। इस संदर्भ में मोहद हुसैन वी स्टेट 2012 एक महत्वपूर्ण केस है, जिसमें समन की वैधता और प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई थी। कोर्ट ने कहा कि समन तभी जारी किया जाना चाहिए जब मजिस्ट्रेट को पर्याप्त आधार मिले। इसलिए समन कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है, यह न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर हिस्सा है। अगर आपको समन मिला है, तो समझें कि कोर्ट ने आपके खिलाफ आरोपों को सुनवाई योग्य माना है। इसका मतलब है कि अब आपको कानूनी रूप से जवाब देना होगा, समय पर, सटीक और जिम्मेदारी से। अब जब हमने समन मिलने की परिस्थितियां समझ ली हैं, तो अगला विषय है समन केस और वारंट केस में क्या अंतर होता है। चलिए बढ़ते हैं समन केस बनाम वारंट केस की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें, ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब जानते हैं कि समन केस और वारंट केस में क्या अंतर होता है। सबसे पहले, समन केस वे होते हैं जिनमें अधिकतम सजा 2 साल से कम होती है, जैसे कि साधारण हमला, गाली गलौज या सार्वजनिक उपद्रव जैसे अपराध। वहीं वारंट केस वे होते हैं जिनमें सजा 2 साल या उससे अधिक हो सकती है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या गंभीर हमला। समन केस की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और त्वरित होती है, जिसमें आरोपी को समन भेजकर बुलाया जाता है, जबकि वारंट केस में प्रक्रिया विस्तृत और औपचारिक होती है और कोर्ट आरोपी को वारंट के माध्यम से बुला सकती है। यह वर्गीकरण सीआरपीसी की धारा 2W और 2 के स्माइली के तहत किया गया है, जो केस की प्रकृति को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, आईपीसी 379 के तहत चोरी का मामला वारंट केस माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस संदर्भ में स्टेट वी सुरेश 1990 एक महत्वपूर्ण केस है, जिसमें कोर्ट ने केस की प्रकृति के आधार पर समन या वारंट जारी करने का निर्णय लिया था। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपके खिलाफ किस प्रकार का केस दर्ज हुआ है, समन केस या वारंट केस। यह जानकारी आपकी कानूनी रणनीति तय करने में मदद करती है और वकील को सही दिशा में काम करने का अवसर देती है। अगर केस समन प्रकृति का है, तो प्रक्रिया सरल होगी, लेकिन अगर वारंट केस है, तो तैयारी अधिक गहन होनी चाहिए। अब जब हमने केस के प्रकार समझ लिए हैं, तो अगला विषय है समन मिलने पर पहला कदम क्या होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं समन मिलने पर पहला कदम की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें, ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब बात करते हैं कि जब आपको कोर्ट समन प्राप्त होता है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले, घबराएं नहीं। यह एक कानूनी सूचना है, न कि सजा। तुरंत किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें, ताकि आप समन की भाषा और आरोपों को सही से समझ सकें। समन की प्रति सुरक्षित रखें और उसकी एक कॉपी अपने वकील को दें। समन में दी गई तारीख को नोट करें, ताकि आप समय पर कोर्ट में उपस्थित हो सकें। समन में लिखे आरोपों को समझें और देखें कि कौन कौन सी आईपीसी या सीआरपीसी की धाराएं लागू हो रही हैं। फिर अपने केस की फाइल तैयार करें, जिसमें समन, एफआईआर, गवाहों के नाम और अन्य दस्तावेज शामिल हो। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 251-259 के अंतर्गत आती है, जो समन केस की सुनवाई के प्रारंभिक चरणों को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, राजेश वी स्टेट 2005
केस में आरोपी ने समन मिलने के बाद समय पर तैयारी की, जिससे उसे अग्रिम जमानत मिल सकी। समन मिलने के बाद आपकी तैयारी ही आपकी सुरक्षा है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। कोर्ट में समय पर पहुंचना, आरोपों को समझना और कानूनी सलाह लेना, ये 3 सबसे जरूरी बातें हैं। अगर आप लापरवाही करेंगे तो कोर्ट आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। इसलिए समन को गंभीरता से लें और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें। अब जब हमने पहला कदम समझ लिया है, तो अगला विषय है समन का जवाब कैसे दें और कोर्ट में क्या कहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं समन का जवाब कैसे दे की ओर। अब जानते हैं कि जब आपको समन मिला है तो कोर्ट में उसका जवाब कैसे देना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है समय पर कोर्ट में उपस्थित होना। कोर्ट में पहुंचने पर आपको आरोप समझाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप दोषी हैं या नहीं। आपको यह अधिकार है कि आप आरोप स्वीकार करें या अस्वीकार करें और अपनी बात रखने का अवसर लें। अगर आप आरोपों को अस्वीकार करते हैं तो आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आप अपने पक्ष में गवाहों की सूची कोर्ट को दे सकते हैं ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 252-254 के अंतर्गत आती है, जो समन केस की सुनवाई को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पर आईपीसी 504 के तहत अपमान का आरोप है, तो आपको कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। इस संदर्भ में स्टेट वी अनिल कुमार 2010 केस में आरोपी ने आरोपों को अस्वीकार किया और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे उसे राहत मिली। कोर्ट में जवाब देते समय शांति और संयम बनाए रखें और हर बात को कानूनी रूप से प्रस्तुत करें। आपका वकील आपकी ओर से जवाब दे सकता है, लेकिन आपकी उपस्थिति और समझ भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप आरोप स्वीकार करते हैं तो कोर्ट सजा तय करती है। अगर अस्वीकार करते हैं तो ट्रायल शुरू होता है। इसलिए समन का जवाब देना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह आपकी कानूनी रणनीति का हिस्सा है। अब जब हमने जवाब देने की प्रक्रिया समझ ली है, तो अगला विषय है कोर्ट में क्या होता है और सुनवाई कैसे होती है। चलिए बढ़ते हैं कोर्ट में क्या होता है की ओर। अब जानते हैं कि जब आप समन के आधार पर कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट में क्या होता है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट आपको आरोप समझाते हैं ताकि आप जान सके कि आप पर क्या आरोप है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप दोषी हैं या नहीं, यानी आप आरोप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। अगर आप आरोप अस्वीकार करते हैं तो कोर्ट गवाहों की सुनवाई शुरू करती है। गवाहों के बयान, साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे केस की सच्चाई सामने आती है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 254-255 के अंतर्गत आती है, जो समन केस की सुनवाई को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पर आईपीसी 509 के तहत महिला अपमान का आरोप है, तो कोर्ट गवाहों और पीड़िता के बयान पर ध्यान देती है। इस संदर्भ में स्टेट वी मीना 2015 केस में कोर्ट ने गवाहों की विश्वसनीयता के आधार पर निर्णय लिया था। कोर्ट में आपकी भूमिका केवल उपस्थित रहने की नहीं है, आपको अपने पक्ष को कानूनी रूप से प्रस्तुत करना होता है। आपका वकील आपकी ओर से सवाल पूछता है, साक्ष्य पेश करता है और आपकी रक्षा करता है। कोर्ट निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों की बात सुनती है और फिर निर्णय देती है। इसलिए कोर्ट में उपस्थिति, तैयारी और संयम तीनों जरूरी है। अब जब हमने कोर्ट की कार्यवाही समझ ली है, तो अगला विषय है अगर आप समन को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं समन की अनदेखी के परिणाम की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब बात करते हैं कि अगर आप कोर्ट समन को नजरअंदाज करते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, यह कोर्ट की अवमानना मानी जाती है, जो एक गंभीर अपराध है। अगर आप समन का जवाब नहीं देते तो कोर्ट आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट आपको जुर्माना या हिरासत में भी ले सकती है, जिससे आपकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 87-88 के अंतर्गत आती है, जो कोर्ट को गैरहाजिर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है। अगर आप बार बार समन की अनदेखी करते हैं तो कोर्ट आपकी अनुपस्थिति में एक तरफा फैसला भी सुना सकती है।
उदाहरण के लिए आईपीसी 174 के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी आदेश की अवहेलना करता है तो उसे सजा हो सकती है। इस संदर्भ में स्टेट वी रवि 2003 केस में आरोपी ने समन की अनदेखी की, जिससे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसलिए समन को नजरअंदाज करना केवल लापरवाही नहीं है, यह एक कानूनी जोखिम है जो आपके खिलाफ जा सकता है। अगर आप समन का जवाब नहीं देते तो आप अपनी कानूनी रक्षा का अधिकार भी खो सकते हैं। समन मिलने पर समय पर कोर्ट जाना, जवाब देना और कानूनी सलाह लेना आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करना ही आपके हित में है। अनदेखी से बचें। अब जब हमने समन की अनदेखी के परिणाम समझ लिए हैं, तो अगला विषय है समन से बचाव के कानूनी उपाय क्या हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं समन से बचाव के उपाय की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब जानते हैं कि अगर आपको समन मिला है तो कानूनी रूप से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अनुभवी वकील से सलाह लेना, ताकि आप सही दिशा में कार्रवाई कर सकें। अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो आप अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत आती है, जो गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देती है। आपके पास यह अधिकार है कि आप साक्ष्य जुटाएं जो आपके पक्ष को मजबूत करें। अगर आरोप झूठे हैं तो आप समन को चुनौती भी दे सकते हैं और कोर्ट से राहत मांग सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पर आईपीसी 506 के तहत धमकी देने का आरोप है और आपके पास कोई गवाह या रिकॉर्डिंग है, तो वह आपके बचाव में काम आ सकता है। इस संदर्भ में स्टेट वी नीरज 2018 केस में आरोपी ने अग्रिम जमानत ली और कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर राहत प्राप्त की। आपका वकील कोर्ट में आपकी ओर से आवेदन, तर्क और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, इसलिए वकील का चयन सोच समझ कर करें। समन मिलने के बाद हर कदम रणनीतिक होना चाहिए, बिना देरी, बिना लापरवाही। अगर आप सही समय पर सही उपाय करते हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया में सुरक्षित रह सकते हैं। लॉ मेड सिंपल आपको ऐसे ही सरल और स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित है। अब जब हमने बचाव के उपाय समझ लिए हैं, तो अगला विषय है समन से जुड़े महत्वपूर्ण केस लॉ और उदाहरण। चलिए बढ़ते हैं केस लॉ और उदाहरण की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें ताकि कानून आपके लिए सरल हो। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ और उदाहरण जो कोर्ट समन की प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं। पहला केस है स्टेट वी रामलाल 1982, जिसमें समन की वैधता और हस्ताक्षर की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। दूसरा केस है किशन सिंह वी स्टेट 1996, जहां समन की भाषा और स्पष्टता को चुनौती दी गई थी। तीसरा उदाहरण है मोहद हुसैन वी स्टेट 2012, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने के आधारों पर चर्चा हुई। चौथा केस है राजेश वी स्टेट 2005, जहां आरोपी ने समन मिलने के बाद समय पर तैयारी कर अग्रिम जमानत प्राप्त की। पांचवा केस है स्टेट वी मीना 2015, जिसमें आईपीसी 509 के तहत महिला अपमान के मामले में गवाहों की भूमिका निर्णायक रही। छठा उदाहरण है स्टेट वी नीरज 2018, जहां आईपीसी 506 के तहत आरोपी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर समन से राहत प्राप्त की। इन सभी केसों में आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं लागू हुई, जैसे आईपीसी 323, 406, 420, 509 और सीआरपीसी 61, 204, 251 आदि। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि समन केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया का प्रवेश द्वार है। हर केस में समन की वैधता, सेवा की प्रक्रिया और जवाब देने की रणनीति ने निर्णय को प्रभावित किया। इसलिए समन मिलने पर केवल दस्तावेज पढ़ना काफी नहीं, आपको केस लॉ की समझ भी होनी चाहिए। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कि आप इन उदाहरणों से सीखें और अपने कानूनी अधिकारों को समझें। अब जब हमने केस लॉ और उदाहरणों को समझ लिया है, तो अंतिम विषय है समापन और लॉ मेड सिंपल से जुड़ने का निमंत्रण। चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष लॉ मेड सिंपल की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहें ताकि कानून आपके लिए सरल हो।
अब हम पहुंचे हैं इस विषय के निष्कर्ष पर। कोर्ट समन को समझना, उसका जवाब देना और कानूनी प्रक्रिया में भाग लेना। सबसे पहले समन को गंभीरता से लें। यह आपके खिलाफ चल रही प्रक्रिया का पहला संकेत है। समय पर कोर्ट जाना, आरोप समझना और कानूनी सलाह लेना आपकी जिम्मेदारी है। हर समन एक अवसर है आपको अपनी बात रखने का, अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का। इसलिए समन को पढ़ें, समझें और तैयारी के साथ जवाब दें। अगर आपको समन मिला है तो घबराएं नहीं। जानकारी और तैयारी ही आपकी सुरक्षा है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कि आप कानून को समझें, अपनाएं और उसका सम्मान करें। हमने इस वीडियो में समन की परिभाषा, सेवा प्रक्रिया, जवाब देने की विधि और केस लॉ को विस्तार से समझाया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके एक शेयर से किसी को कानूनी मदद मिल सकती है और यही हमारा मकसद है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें प्रेरणा देता है कि हम कानून को सरल और सुलभ बनाते रहें। लॉ मेड सिंपल के साथ जुड़े रहें, जहां कानून होता है आसान, स्पष्ट और आपके लिए। अब हम इस विषय को यही समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी कानूनी यात्रा यही नहीं रुकती। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक नया विषय। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।